નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અરવિંદ કેજરીવાલ સાથેની ખાસ મુલાકાતમાં આપનું સ્વાગત છે। અરવિંદ जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। वक्त इतना मैं क्योंकि नहीं बर्बाद करूंगा, बहुत कम वक्त है क्योंकि चुनाव में भी अभी कम वक्त रह गया है, कुछ ही घंटे बाकी है। और इस अंतिम चरण के जो चुनाव प्रक्रिया पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो भी मतलब जोर लगाना है वो बिल्कुल आज रोड पे दिख रहा है। गुजरात के 6 महानगर पालिकाओं में बड़ी बड़ी रैली हो रही है। इस रैली के बीच में अरविंद केजरीवाल के साथ हम सीधा बात करें। अरविंद जी, सबसे पहली बात ये कि अलग पार्टी है, आम आदमी पार्टी जब भी बनी तब बोल रही थी कि हम कुछ हटके हैं, हम कुछ हटके हैं, बाकी लोगों में जो नहीं है वो हम में है। कैसे कैसे बाइफरगेट करेंगे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, क्योंकि दो ही मुख्य पार्टी गुजरात में है। बीजेपी कांग्रेस को अगर टक्कर देनी है तो आम आदमी पार्टी अपने कौन से मुद्दे बताएगी जहां लोगों को पता चले कि कैसे अलग है आम आदमी पार्टी। देखिए, 70 साल में, पिछले 70 साल में इस देश में मोटे मोटे तौर पे इन दो ही पार्टियों का शासन था, बीजेपी का और कांग्रेस का। 70 साल में इन लोगों ने देश की शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा कर दिया, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल कर दिया। आज प्राइवेट स्कूलों ने गदर मचा रखा है। लेकिन पिछले 6 साल में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया, सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छा किया, प्राइवेट स्कूलों को 6 साल से दिल्ली में फीस नहीं बढ़ाने दी। जो काम ये लोग 70 साल में नहीं कर पाए वो आम आदमी पार्टी ने 6 साल में किया। 70 साल में देश के सरकारी अस्पतालों का इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया। अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए और सरकारी अस्पताल में चला जाए तो उसका अच्छे से इलाज नहीं होता। पिछले 6 साल में दिल्ली के अंदर हम लोगों ने सरकारी अस्पतालों को इतना शानदार कर दिया कि अब मिडिल क्लास के लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के बजाय सरकारी हॉस्पिटल में दिल्ली में जाते हैं। तो जो काम ये लोग 70 साल में नहीं कर पाए, हमने 6 साल में दिल्ली में कर दिया। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते थे देश की राजधानी में। आज 6 साल के बाद दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि दिल्ली में फ्री बिजली मिलती है। 75% लोगों को फ्री बिजली मिलती है। 200 यूनिट तक बिजली फ्री की हुई है हम लोगों ने। तो देश के कितने हिस्सों में बिजली के आज पावर कट लगते हैं। तो आज आम आदमी पार्टी ने देश के लोगों को यह दिखाया है कि हो तो सकता है, हो तो सकता था। अगर हम 6 साल में दिल्ली बदल सकते हैं तो 70 साल में ये दोनों पार्टियां मिलकर देश भी बदल सकती थी। लेकिन हमें जानबूझ के अनपढ़ रखा गया, गरीब रखा गया, बिजली ठीक नहीं की गई, स्कूल ठीक नहीं किए गए, जानबूझ के ये सारा सिस्टम खराब किया गया। अरविंद जी, आपने बताया कि 70 वर्सेस 6 साल, इतना करने के बाद आप बता रहे हो कि इतना इतना किया, 1 2 3 4 5 6। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो ये कहना है कि आप वादे ज्यादा करते हैं, काम कम करते, उकसाते ज्यादा है, भड़काते ज्यादा है, बहलाते ज्यादा है। क्या मानने को तैयार नहीं है? और ये अगर है, बात सही है, तो क्यों ऐसा क्या हो गया अरविंद जी कि हिंदुस्तान के बाकी कोने में आम आदमी पार्टी का या तो केजरीवाल पे इतना भरोसा नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है। अभी हमारी नई नई पार्टी है, पहली बार दिल्ली में सरकार बनी है। 6 साल ही हुए हैं अभी सरकार बने हुए। 6 साल के अंदर हम काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। अब ये काम धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा है। अभी जब मैं इस बार चुनाव जीता, 70 में से 62 सीट आई। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि इतना जबरदस्त बहुमत रिपीट हुआ हो। पहले लोगों ने 70 में से 67 सीट दी, अब 70 में से 62 सीट दी। क्यों? क्योंकि वो काम से खुश थे। तो जब से हम चुनाव जीते हैं, मेरे पास अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, सर दिल्ली में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप गुजरात भी आइए। आप दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप उत्तराखंड भी आइए, उत्तर प्रदेश भी आइए, हमारे यहाँ भी चुनाव लड़िए। मैं उन सबको बोलता हूं कि भाई मैं तो छोटा सा आदमी हूं, हमारी छोटी सी पार्टी है, हम देश भर में कैसे जाएं? हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। तो लोग कहते हैं आप आइए तो सही। अब आपके काम की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लोग भी जुड़ेंगे, टाइम भी देंगे, पैसा भी देंगे। अरविंद जी, एक ये भी कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल का यानी आम आदमी पार्टी का फ्री मॉडल है वर्सेस नरेंद्र मोदी का पेड फाइन मॉडल है। आप फ्री पे ज्यादा फोकस करते हो
ये कहते कि पे करिए और अच्छी सुविधा लीजिए, ये कहीं मैच नहीं हो रहा है। हम आपको फ्री में अच्छी सुविधा देते हैं ना। आप दिल्ली में आइए देवांग जी एक दिन, और मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप किसी सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपको इतने शानदार स्कूल, इतने शानदार सरकारी स्कूल, इतनी शानदार व्यवस्था मिलेगी। तो अगर मैं गरीबों के बच्चों को फ्री में शिक्षा देता हूं, तो मैं आज आपके गुजरात के दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या गरीबों के बच्चों को फ्री शिक्षा देना पाप है? मेरे देश के बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? अच्छी शिक्षा दे रहा हूं मैं, पूरे देश में सबसे अच्छी शिक्षा दे रहा हूं मैं। अगर हमने दिल्ली के सरकारी अस्पताल इतने शानदार कर दिए कि मिडिल क्लास के लोग भी अब सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, तो क्या सरकारी अस्पतालों में अगर मैं गरीबों का फ्री में इलाज करता हूं, फ्री में दवाई देता हूं, फ्री में उनका ऑपरेशन करता हूं, क्या यह बुरी बात है? मैं गुजरात के आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि क्या गुजरात के लोग नहीं चाहते कि सरकारी अस्पताल अच्छे होने चाहिए, सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं फ्री होनी चाहिए? अगर मैं लोगों को, आज इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल 100 रुपए पार कर रहा है, अगर ऐसे में अगर मैं थोड़ा सा एक मध्यम वर्गीय परिवार को, एक लो इनकम वाले गरीब परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दे देता हूं, तो वो बेचारा 4 पैसे बचा के अपने बच्चों पे खर्च कर लेता है। बताइए मैं क्या गलत करता हूं? पहले क्या होता था देवांग जी, ये सारा पैसा चोरी होता था। हमने भ्रष्टाचार खत्म किया, खूब पैसा बचाने लगे। हमने दिल्ली में टैक्स नहीं बढ़ाया। अगर मैं टैक्स बढ़ा के ये सारी चीजें फ्री करता, आप मुझे कह सकते थे केजरीवाल गलत कर रहा है। हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, हमने टैक्स कम कर दिया, केवल एक ही चीज की, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया और खूब पैसा बचने लगा। अरविंद जी, चलो ये दिल्ली को छोड़ के आ जाता है गुजरात में। गुजरात में ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी इवेंट बेस्ड पार्टी है। चुनाव जब आता है तो आम आदमी पार्टी बाहर आ जाती है। यहां तक बात है कि मतलब संगठन, हर चुनाव में संगठन बदलता है, हर चुनाव में प्रमुख बदल जाते हैं। इस वक्त तो यहाँ पे जो बातें चल रही है, खास करके मीडिया में भी आई थी, आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। तो यह चुनाव बेस्ड पार्टी हो गई है। आपको नहीं लगता, क्योंकि आप तो बिल्कुल माहिर है, राजनीति के दावपेच में बिल्कुल माहिर है, इक्वेशंस बनाने में भी माहिर है, इक्वेशन समझ भी सकते हैं। अरविंद जी, मेरा सीधा सवाल है कि ग्राउंड पे अगर जब तक एक्टिविटी नहीं होती है तो वहां पे एक जनाधार नहीं बनता है। आपको लगता है कि कहीं चूक हो गई 2014 में, जिस तरह से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने खड़े किए थे, तो उस वक्त डिफीट मिला, चलो फर्स्ट ट्रायल था, इट्स ओके, लेकिन उसके बाद भी जो कोशिश करनी चाहिए थी वो नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है आपको? देवांग जी, हमारी नई नई पार्टी है, हमारी 2012-13 में पार्टी बनी, केवल मात्र 8। तो 6 साल हो गए दोनों पांव से, अभी तो दौड़ने भी लगी है, पहले तो चलते थे, अभी तो दौड़ने भी लगी है, पार्टी बड़ी हो गई है। 6 साल ज्यादा नहीं होते किसी पार्टी के इतिहास में। अगर आप दुनिया का इतिहास उठा के देखें और देश का इतिहास उठा के देखें, ऐसी कितनी पार्टियां हैं जो पार्टी बनने के 1 साल के अंदर उनकी सरकार बन गई, 3 साल के अंदर दूसरे राज्य के अंदर उनकी ऑपोजिशन, पंजाब के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन मेरा गया। सीधा सवाल है कि कहीं चूक हुई है? मैं आ रहा 14 के बाद, जिस तरह से कोशिश करनी थी ग्राउंड में लोगों के साथ जुड़ने की, वहां पे कहीं चूक हुई है? मैं उसी पे आ रहा हूं, मुझे थोड़ा बोलने का मौका दीजिए आप जी। मेरा केवल ये कहना है कि एक नई पार्टी है, हमारे पास सीमित लोग हैं, सीमित संसाधन हैं, हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। गुजरात के अंदर पिछले 6-7 साल के अंदर 1-2 बार चुनाव लड़ने के प्रयास किए, हमारे पास साधन नहीं थे, हमारे पास लोग नहीं थे। लेकिन अब इस बार जब आम आदमी पार्टी गुजरात में आई है, तो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। ये आपने भी महसूस किया होगा कि इस बार जितनी ताकत झोंकी जा रही है, उस तरह से पहले कभी भी प्रयास किए नहीं गए। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी परमानेंट बेसिस पे आपको गुजरात में एक्टिविटीज करते हुए भी दिखाई देगी, चुनाव लड़ते हुए भी दिखाई देगी, मुद्दे भी उठाएगी, आंदोलन भी करेगी और जनता के बीच में हमेशा रहेगी। फेस वैल्यू की बात करें अरविंद जी, चुनाव में, जैसे कि कोई भी चुनाव हो, जैसे कि महानगर पालिका का, कॉरपोरेशन का चुनाव हो, स्थानीय इकाई का चुनाव हो, एक फेस वैल्यू वाला एक लीडर
कोई भी स्थानिक, जैसे कि अहमदाबाद शहर में कोई एक फेस वैल्यू, कहीं पे लगता है कि फेस वैल्यू वाले लीडर की कुछ कमी लग रही है? अभी गोपाल इटालिया जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं गुजरात के, वो युवाओं के अंदर बहुत पॉपुलर हैं। वो जुझारू नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं, आंदोलन से निकले हुए हैं। अब वक्त एक बहुत बार कम जब मिला, ये वक्त बहुत कम मिला अरविंद जी। डिक्लेयर बहुत सही लेट है, हुआ, उनको वक्त बहुत कम मिला, उनको लोगों तक पहुंचने का, मतलब चुनाव करने के लिए, उम्मीदवार के चुनाव करने के लिए। तो टाइम कम मिला, लेकिन कभी ना कभी तो शुरुआत होती है। तो अब शुरुआत हुई है। अब इस बार चुनाव में जैसा भी नतीजा आएगा, मैं उम्मीद करता हूं अच्छा नतीजा आएगा। उसके बाद अच्छी शुरुआत होगी और आगे आपके साथ मिलकर काम करेंगे। अरविंद जी, मेरा एक ये सवाल मैं ज़्यादातर हर एक सीनियर पॉलिटिशियंस को पूछता हूं कि कास्ट पॉलिटिक्स एक बहुत ही हावी हो चुका है। कास्ट पॉलिटिक्स मतलब कोई भी कोने में जाओ, हिंदुस्तान के कोई भी कोने में जाओ, कोई भी पार्टी पकड़ लो, कास्ट पॉलिटिक्स मतलब जब उम्मीदवार की मतलब जो पसंद करते वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसमें कास्ट बेस्ड इक्वेशंस बहुत देखते हैं। आप क्या मानते हैं? मुझे जेन्युइन आंसर चाहिए, एज अ पॉलिटिशियन ही, एक बिल्कुल भारत के नागरिक की तरह मुझे चाहिए कि कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से जिस तरह से उम्मीदवार की पसंद जो करते पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें अच्छे उम्मीदवार भी शायद कहीं पे मिस हो जाते हैं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि हमारे देश के अंदर कास्ट और रिलीजन, इन दोनों ने बहुत बड़ी भूमिका हमेशा चुनावों के अंदर इन दोनों की रही है। कोई नेता के कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, सारे ब्राह्मण मुझे वोट देना। कोई नेता आके कहता है कि मैं पाटीदार हूं, सारे पाटीदार मुझे वोट देना। कोई आके कहता है मैं एससी हूं, तो सारे एससी मुझे वोट देना। आज तक 70 साल में, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, क्या आपको कभी कोई ऐसा नेता दिखाई दिया जिसने आके कहा कि मैंने स्कूल बनवाए, जिसको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए मुझे वोट देना? आम आदमी पार्टी ने इस बार दिल्ली के चुनाव में, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के लोगों को कहा था, अगर मैंने 5 साल में काम किया है तो मुझे वोट देना। अब जब हम जाके कहते हैं कि हम स्कूल बनवाएंगे, तो पाटीदार के बच्चों को भी स्कूल में पढ़ना है, ब्राह्मण के बच्चों को भी पढ़ना है, बनियों के बच्चों को भी पढ़ना है, एससी के बच्चों को भी पढ़ना है। तो पहली बार एक पार्टी है जो ऐसे मुद्दे उठा रही है जो आज तक किसी ने मुद्दे उठाए नहीं। आज तक किसी पार्टी ने चुनाव में आके कहा कि हम आपके स्कूल बनवाएंगे इसलिए वोट देना, हम आपके अस्पताल बनवाएंगे इसलिए वोट देना, हम आपकी बिजली मुफ्त करेंगे इसलिए वोट देना। पहली बार एक पार्टी बात कर रही है जो कि कास्ट से ऊपर उठ के है, जो सबकी बात कर रही है। मुझे उम्मीद है देवांग जी कि ये नई किस्म की जो राजनीति इस देश के अंदर दिल्ली में शुरुआत हुई है, ये पूरे देश में फैलेगी और इसी से देश की प्रगति होगी। हम कब तक केवल जात और धर्म की बात करेंगे? जब तक ये देश सारा इकट्ठा होके देश के विकास की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोड की, सड़क की, पानी की बात नहीं करेगा, तब तक देश आगे कैसे बढ़ेगा? अरविंद जी, कोरोना का जो मतलब पीरियड गया, बहुत ही मतलब आपने जिस तरह से भी काम किया, हर एक स्टेट में हर एक मुख्यमंत्री ने काम किया था, लेकिन दिल्ली में क्रेडिट नहीं मिल रही आपको। ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी किया अमित शाह जी ने किया, अरविंद जी तो बिल्कुल फेलियर थे दिल्ली में। सारा क्रेडिट उनका और सारी कमी मेरी। दिल्ली में हम लोगों ने हमेशा कोशिश ये की, ये कोरोना इतनी बड़ी महामारी थी, इतनी बड़ी महामारी थी कि कोई भी एक व्यक्ति या एक सरकार अगर ये कहे कि मैंने कोरोना ठीक कर दिया, तो वो सही नहीं है। तो इसीलिए दिल्ली में हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम सबको साथ लेके इस महामारी को डील करेंगे। हमने केंद्र सरकार का भी सहयोग लिया, हमने सारे धार्मिक संगठनों को भी साथ लिया, सामाजिक संगठनों को भी साथ लिया और दिल्ली के अंदर इतनी कठिन परिस्थितियों में दिल्ली के लोगों ने मिलके कोरोना की महामारी पे जीत पाई है। तो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है, केंद्र सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये कहना कि केंद्र सरकार के अकेले से हुआ, ऐसा नहीं है। हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सेज ने, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने, संगठनों ने, सबने बहुत बड़ी भूमिका अब निभाई है। ये एक टीम का प्रयास था। अरविंद जी, कोई भी चुनाव होता है ना, कोई मुद्दा बिल्कुल हावी रहता है चुनाव में। कई दफ़ा देखा है कि महंगाई आ गई, कई भ्रष्टाचार आ गए। इस चुनाव में, मैं गुजरात चुनाव की बात कर रहा हूँ, आपको लगता है कि कहीं मिसिंग हो रहा है?
कोई इश्यू अभी तक, कोई मुद्दा नहीं है जो जो बिल्कुल पिक पे आ गया हो, जिसके बेस पे चुनाव, गुजरात का चुनाव लड़ा जा रहा हो? आपको लगता है कि कहीं मिसिंग है ये? आप कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से ये भी है कि 25 साल से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। विपक्ष के नाम पे कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस तो एक तरह से बीजेपी की जेब में है। कांग्रेस तो उसको या तो डरा के उनके नेताओं को, या खरीद के जैसे मर्जी बीजेपी वाले उनको अपने। तो पहली बार एक नई पार्टी उभर के आई है, नई राजनीति लेके, नई उमंग लेके, नई ऊर्जा लेके, नए मुद्दे लेके। तो मैं समझता हूं कि पहली बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं नतीजे क्या आते हैं। अरविंद जी, वही बात चल रही थी कि अगेन अगेन वो इश्यू की बात चल रही है कि कहीं पे चुनावी मुद्दा लोग भी आज वही डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या अगर कोई मुद्दा नहीं है तो जिस तरह से, मतलब भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी रूलिंग पार्टी है इतने सालों से, लेकिन जब भी कोई नई पार्टी एंटर होना चाहती है तो एक मुद्दे पे लोग चालू जो भी करंट पार्टी है उसके अगेंस्ट वोट करते हैं। आपको लगता है कि वो दिक्कत होगी क्या? नहीं, मैं आपके बात से ये तो सहमत हूं कि कोई एक ऐसा प्रिडोमिनेंट मुद्दा नजर नहीं आ रहा जिसके ऊपर ऐसे लगे कि ये पूरा चुनाव उसकी वेव के अंदर उस मुद्दे में आइदर फॉर और अगेंस्ट उसमें जा रहा है। लेकिन जब मुद्दा नहीं होता तो लोग ये देखते हैं कि कौन नेता अच्छा है, लोग ये देखते हैं कौन पार्टी अच्छी है, उसके हिसाब से लोग वोट देते हैं। ओके, नए संगठन के बारे में जिस तरह से दिक्कत हुई थी अरविंद जी, मुझे मुझे यही बात आनी कि एक इमोशन एक अलग होता है और एक स्ट्रेटजी होती है। एक इमोशन से चुनाव में लोग आगे निकलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज निकलती है, उसके साथ वोटर्स भी जुड़ जाते हैं, और एक होता है पॉलिटिकल पार्टी का खुद का स्ट्रेटजी। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है बूथ समिति वाली, उसके सामने कैसे मतलब जुटा पाएंगे वोट आम आदमी पार्टी? चुनाव दो चीजों से लड़ा जाता है, एक उम्मीद और एक संगठन। उन दोनों में भी उम्मीद ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है। लोगों को जिससे उम्मीद होती है कि ये पार्टी क्या करेगी, ये नेता क्या करेगा, ये लोग क्या करेंगे। 2013 में जब हम दिल्ली का चुनाव लड़े थे, हमारे पास दिल्ली में संगठन नहीं था, लेकिन लोगों ने क्यों वोट दिया? लोगों को लगता था ये लड़के अच्छे हैं, ये देशभक्त हैं, कट्टर लोग हैं, और ये दिल्ली के लिए कुछ करेंगे, इनको एक मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने पहली बार में ही 1 साल के अंदर पार्टी बनी और उन्होंने वोट देके जिताया। अब जब गुजरात में आम आदमी पार्टी आई है, तो गुजरात में हम कह रहे हैं हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल देंगे, अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, अच्छा शासन, स्वच्छ शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन। तो एक उम्मीद ले रहे हैं, एक नई किस्म की राजनीति लेके आए हैं। अगर लोगों को इसमें उम्मीद दिखाई देगी तो लोग वोट देंगे फिर। उम्मीद की बात कर रहा हूं, जैसे वही सवाल मैं दोहरा रहा हूं जो शुरू में पूछा था कि क्या गुजरात में ऐसा कोई आंदोलन आम आदमी पार्टी का अभी तक जिसके बेस पे आप कह सकते हो कि लोग हम पे भरोसा करेंगे? नहीं, हमारे गोपाल इटालिया जो है वो तो आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं, वो तो लोग जानते हैं उनको युवाओं के बीच में। और उस आंदोलन के बाद भी वो युवाओं के साथ बेरोजगारी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर काफी किया था अरविंद जी, उन्होंने रिजर्वेशन के लिए आंदोलन किया था। उसके बाद वो बेरोजगारी के मुद्दे उठाते रहे हैं, उसके बाद वो शिक्षा से संबंधित मुद्दे उठाते रहे हैं, कॉलेज के छात्रों के बीच में मुद्दे उठाते रहे हैं। तो वो भी, और इस तरह से कई लोग जुड़ रहे हैं, केवल गोपाल इटालिया नहीं, कई लोग और जुड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। चलो अरविंद जी, नॉर्मली ट्रेंड मेरा ये है कि नॉर्मली वो रिपीट क्वेश्चंस में नहीं पूछता हूं, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूं क्योंकि लोगों के दिल में ये भी सवाल है, वापस वही सवाल कि चुनाव जीतने के लिए या अपना अस्तित्व बनाने के लिए, बचाने के लिए? हमें किस लिए अस्तित्व बचाना है? अरविंद केजरीवाल एक छोटा सा आदमी है। अरविंद केजरीवाल को क्या अस्तित्व चाहिए? आम आदमी पार्टी को क्या अस्तित्व चाहिए? हम लोग देश के लिए आए हैं, हमें देश ठीक करना है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना है हम लोगों का। हम लोग इस देश के लोगों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। हम लोग इस बात से कन्विंस्ड हैं कि 70 साल से इस देश को जानबूझ के इन दोनों पार्टियों ने पिछड़ा किया है। और अगर ये देश आगे बढ़ सकता था, हमारे देश को भगवान ने सारी चीजें दी है। हमारे देश में सारे खनिज पदार्थ हैं, हमारे देश में सब तरह की जड़ी बूटियां हैं, हमारे देश में सब तरह के रिसोर्सेज हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं। क्या कमी है इस हमारे देश के अंदर? हमारे देश के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, फिर हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ता है?
वो इसलिए क्योंकि हमारे देश की राजनीति खराब है, हमारे देश के नेताओं ने धोखा दिया 70 साल से। इसको बदलना है, ये हमारी आग है, ये हमारे अंदर एक जज्बा है। अरविंद जी, किसान आंदोलन का मतलब बहुत सारा डिस्कस हो रहा है, और जो भी होता है मतलब आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी आंदोलन होना है तो बिल्कुल दिल्ली सेंटर रहेगा। किसान आंदोलन को काले कायदे के अगेंस्ट में क्यों, क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये बिल्कुल भड़का रहे किसानों को। और अगर किसान आंदोलन में आपको क्या बुरा क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये जो नया मतलब कानून आ रहा है, आंदोलन के फेवर में आप है, किसान जो भी बैठे हुए उनके फेवर में आप है, आप कहते कि वो कानून बिल्कुल गलत तरीके से है, किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आज बिल्कुल दिल खोल के 2 मिनट के अंदर आप बताइए बिल्कुल पॉइंटेड इश्यूज क्या क्या है जिस तरह से आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन बिल्कुल सही है, जिसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बीजेपी, अभी आपने कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हक में है। बीजेपी ने अपने सारे बड़े बड़े नेता उतार दिए मैदान में, सारे मुख्यमंत्री उतार दिए, सारे केंद्रीय मंत्री उतार दिए जनता को समझाने के लिए ये कानून किसानों के हक में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे इन कानूनों का एक फायदा बता दीजिए जो कि किसानों के हक में है। आपने इनके सबके भाषण सुने होंगे, मैंने भी इनके सबके भाषण सुने हैं, बड़े गौर से सुने हैं। मैं भी जानना चाहता था कि इस कानून के अंदर किसानों के हक में क्या है। अगर आपको कोई एक फायदा इनका नजर आया हो तो बता दीजिए जरा। लेकिन अरविंद जी, इतना आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल, तो पंजाब के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को क्यों इतनी मतलब सफलता नहीं मिली? एक मिनट। तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि एक फायदा बता दीजिए, आप फायदा नहीं बता पाए, तो इसका मतलब इन कानूनों का किसानों को कोई फायदा नहीं है। अब नुकसान सुन लीजिए आप, मैं एक ही नुकसान आपको बताऊंगा, और वो इतना बड़ा नुकसान है, वो केवल किसानों का नुकसान नहीं है, आम आदमी का नुकसान है। इससे आपको भी नुकसान होने वाला है। हमारे देश में एक कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ये कहता है कि अगर कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है तो वो अपने पैसे के बल पे मार्केट से कोई भी अनाज खरीद के अपने स्टोर में जमा नहीं कर सकता। जमाखोरी को अपराध माना गया, अपराध डिक्लेयर किया गया। तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पूंजीपति है तो वो सारी मार्केट से दाल खरीद के अपने स्टोर में नहीं रख सकता। सरकार उसके ऊपर रेड मार के उसकी सारी दाल मार्केट में निकाल के ला सकती है और उसको जेल हो सकती है। अभी कानून में ये लिखा है। अब इन्होंने ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंड कर दिया। अमेंड करके लिखा है कि अब जमाखोरी अलाउड है। अगर कोई पूंजीपति है तो वो अपने पैसे से दाल खरीद के, चना खरीद के, कुछ भी सामान, गेहूं खरीद के, चावल खरीद के स्टोर कर सकता है, बड़े बड़े गोदामों के अंदर स्टोर कर सकता है। और कानून के अंदर लिखा गया सरकार उस पर रेड नहीं मारेगी। तब तक रेड नहीं मारेगी जब तक उस चीज के दाम दुगने ना हो जाए। इसका मतलब कि अगर महंगाई जब तक डबल ना हो जाए तब तक सरकार के पास उस आदमी के ऊपर रेड मारने की पावर नहीं है। बताइए, इससे किसानों का फायदा है कि पूंजीपतियों का फायदा है? कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आज गेहूं 10 रुपए किलो है, तो जब तक 20 रुपए किलो गेहूं नहीं हो जाएगी मार्केट में, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री जमाखोरी करने वालों के ऊपर रेड नहीं मार सकता। तो इस साल 10 रुपए से 20 रुपए हो जाएगी गेहूं, अगले साल 20 रुपए से 40 रुपए हो जाएगी गेहूं, उसके अगले साल 40 रुपए से 80 किलो हो जाएगी, और चौथे साल में, 4 साल में, अरविंद, एक मिनट, पूरी बात सुनिए। चौथे साल में 160 रुपए किलो गेहूं बिकेगी। आप खरीद सकते हैं आपके बच्चों के लिए रोटी बनाने के लिए, आटा नहीं मिलेगा 4 साल के बाद। कि क्या कानून लेके आए हैं ये? इससे कौन से किसान का फायदा है? इससे उन 4-5 केंद्र सरकार के जो बड़े पूंजीपति दोस्त हैं उन्हीं का फायदा है और किसी का फायदा नहीं है। अरविंद जी, वक्त बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसी सवाल के संदर्भ में आगे मैं एक सवाल पूछ लेता हूं कि अगर इतनी छोटी सी बात है, बिल्कुल आपने बता दिया 1.5 मिनट के अंदर, बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि ये फायदा होने वाला नहीं है, तो क्या ये बात किसानों को समझ नहीं आ रही? या तो समझ में आ रही है तो खाली पंजाब और हरियाणा के किसान को ही समझ आ रही है, हिंदुस्तान के बाकी कोने में, बाकी स्टेट के अंदर किसानों का आंदोलन जिस तरह से
दो स्टेट में दिख रहा है, बाकी जगह इतना सपोर्ट नहीं दिख रहा है। क्या लगता क्या आपको कि बाकी किसानों को ये समझ नहीं है क्या? ये गलत है सोचना। कई राज्यों के अंदर कई जगहों के ऊपर किसान सड़क पे उतरे और कई जगहों के ऊपर सड़क पे नहीं भी उतरे, लेकिन आज देश का हर किसान इस आंदोलन को बड़े क्लोजली देख रहा है। आज देश का हर किसान दिल से इस आंदोलन के साथ है। अगर बंगलोर में बैठा हुआ कोई किसान दिल्ली नहीं आता, इसका मतलब यह नहीं है कि बंगलोर में, चेन्नई में, केरला में, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल का किसान इस आंदोलन के साथ नहीं है, गुजरात का किसान इस आंदोलन के साथ नहीं है। आज गुजरात के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है कि नहीं कर रहा? किसान दुखी है कि नहीं है? एग्रीकल्चर का क्राइसिस है कि नहीं है? अरविंद जी, आपको लगता है कि गुजरात के इस चुनाव में किसान आंदोलन का इश्यू कहीं वो फैक्टर भी कुछ काम करेगा, इफेक्ट करेगा? करना चाहिए, लेकिन हर चीज को राजनीति से जोड़ के भी नहीं देखना चाहिए। फाइन। अगर कोई मुद्दा है तो मुद्दा है, जरूरी नहीं कि उस मुद्दे पे वोट ही पड़ेंगे तभी वो मुद्दा कहलाएगा। अगर कोई मुद्दा है। अरविंद जी, अंतिम सवाल। गुजरात के चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी की 3 स्ट्रेंथ कौन सी लग रही है आपको? ईमानदारी और देशभक्ति, और हमने करके दिखाया। जो कहते हैं वो करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ओके, फाइन। और 3 वीकनेसेस तो जनता तय करती है। वीकनेसेस हम भी इंटरनली अपनी इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं, और जब जो वीकनेस दिखाई देती है हम उसको सुधार करते हैं। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी, हमसे बात करने के लिए। आशा रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी सोचा इस देश के हित के बारे में, गुजरात के हित के बारे में, वो एक लेवल तक आप पहुंचे और देश की सेवा, लोगों की सेवा आप बार बार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शक મિત્રો, આતી વાત અરવિંદ કેજરીવાલ સાથેની. ફરી મળીશું આવા જ એક કાર્યક્રમ લઈને. ત્યાં સુધી આપશો નમસ્કાર.